हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ते हैं आगे इस सीरीज में और देखते हैं इस सीरीज का सेट नंबर 18। ये सेट नंबर 18 है। इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है सेट नंबर 17 तक। इस वीडियो में भी हम लोग 25 प्रश्न करेंगे। तो हर सवाल को पहले आप खुद से बनाना जब आपके सामने सवाल आए स्क्रीन पे, और आखिरी में जाकर के ये कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने प्रश्न आपने 25 में से खुद से बनाए हैं। ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बताना है इन चार में से, ये A, B, C, D, इन चार में से कौन असत्य है, कौन इनकरेक्ट है। पहले आप खुद से बनाइए, उसके बाद इसका सही आंसर चेक कीजिए। देखिए, पैरोटिड लार ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। हमारे बॉडी के अंदर 6 लार ग्रंथियाँ हैं। 6 लार ग्रंथियाँ हैं जो कि 3 प्रकार के हैं, यानी हर एक प्रकार संख्या में 2-2 है। 2 है पैरोटिड ग्लैंड, 2 है सब मैंडिबुलर ग्लैंड और 2 है सब लिंगुअल ग्लैंड। इनमें जो पैरोटिड ग्लैंड है ये सबसे बड़ी ग्लैंड है, सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। तो ये स्टेटमेंट सही है। जो पैरोटिड लार ग्रंथि है सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, सही है। और सबसे छोटी लार ग्रंथि है सब लिंगुअल। सब लिंगुअल जो लार ग्रंथि है वो सबसे छोटी लार ग्रंथि है। प्रतिदिन 1 से 1.3 लीटर लार स्रावित होता है। जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, यानी सारे जो ग्लैंड्स हैं ये मिल करके बनाते हैं सलाइवा, यानी कि लार बनाते हैं। और डेली कितना बनाते हैं? 1 से 1.3 लीटर। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। लार थोड़ा क्षारीय होता है, सलाइवा जो है स्लाइटली बेसिक होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। जो सलाइवा होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। सलाइवा का जो पीएच होता है वो 6.8 होता है, जो कि 7 से थोड़ा कम है, तो स्लाइटली एसिडिक है। लार में टाइलिन, जिसे हम लोग सलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं, और लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। जो टाइलिन है इसी को हम लोग सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं, और इस टाइलिन का काम होता है जो स्टार्च है इसे माल्टोज में तोड़ना। माल्टोज में तोड़ना ये टाइलिन का काम है। जो लाइसोजाइम एंजाइम्स है ये बैक्टीरिया को किल करता है। भोजन में अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसको ये मार गिराता है। तो लार का पीएच 6.8 होता है। इनमें ये दोनों एंजाइम्स होते हैं, टाइलिन होते हैं, लाइसोजाइम होता है। लार में 99% वाटर होता है, और बाकी के 1% में लगभग 99% है, तो लगभग 1% में बाकी सारी चीज़ अन्य आते हैं। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। थोड़ा क्षारीय नहीं, थोड़ा अम्लीय होता है। 1 विलियन में 150 ml पानी में 50 ml एल्कोहल मिलाया जाता है। विलियन की सांद्रता क्या होगी? सांद्रता पूछा है, कंसंट्रेशन पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर में सल्यूट का मास लिखते हैं या फिर वॉल्यूम लिखते हैं। सल्यूट हमारे पास एल्कोहल है जो कि 50 ml है। नीचे में हम लोग सोल्यूशन का, विलियन का हम लोग द्रव्यमान या आयतन लिखते हैं। तो विलियन का आयतन हो जाएगा विलायक का आयतन प्लस विलय का आयतन, जो कि विलय हमारा एल्कोहल है, और मल्टीप्लाई में करेंगे 100। तो ये 25 और बट्टे में 200 गुने में 100, ये 2 0 से 2 0 खत्म, और 2 से ये 50 खत्म। 25% हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक है? कांच, हीरा, कठोर रबर और एबोनाइट में किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक है? तो हम ऊपर से नीचे आएंगे तो जो प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी है, वो बढ़ेगी। तो हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल जो है आपके एग्जाम में हो सके डायरेक्ट यही सवाल आपके एग्जाम में आ जाए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ग्लास, डायमंड, हार्ड रबर, एबोनाइट में सबसे ज़्यादा एबोनाइट का होता है, सबसे कम ग्लास का होता है। ये पूरा सीक्वेंस आप याद रखें इसी तरह से। निम्नलिखित में से कौन चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? चुंबक द्वारा अट्रैक्ट नहीं होता है। जो बार मैग्नेट होता है वो इनमें से किसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा? तो आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, स्टील है, ये सारे जो होते हैं ये चुंबक से अट्रैक्ट होते हैं। जो पीतल है ये चुंबक से अट्रैक्ट नहीं होगा। जो पीतल है ये मिश्र धातु है, कॉपर और जिंक का, ये चुंबक से अट्रैक्ट नहीं होगा। ये चारों ही होंगे। जो स्टील है ये मिश्र धातु है। ये मिश्र धातु है आयरन एंड कार्बन का। आयरन एंड कार्बन का हम इसे मिश्र धातु बोलते हैं, जबकि जो आयरन है, लोहा है, ये धातु है, और जो कार्बन है ये अधातु है, लेकिन फिर भी हम लोग इसे मिश्र धातु ही बोलते हैं स्टील को। किसी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति निर्भर करती है। देखो, ये है सोलेनॉइड, ये है सोलेनॉइड, ये आपको दिखलाया गया है, ये है सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर, इसी को हम लोग क्रोड बोलते हैं। ये अलग अलग पदार्थ का बनाया जा सकता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट माना जाता है उसे वो सॉफ्ट आयरन कोर को माना जाता है। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, या फिर बोल दो ये एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है। तो ये पूरा जो आप अरेंजमेंट देख रहे हो यहाँ पर, ये है एक सोलेनॉइड, या फिर बोल दो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये दिखलाया गया है आपको चुंबकीय क्षेत्र।
ये जो लाइन आपको दिखलाया गया ये है चुंबकीय क्षेत्र रेखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो दिखा रहा है कि हाँ इन सारे ही रीजन में चुंबकीय क्षेत्र है। तो अब यहाँ पर सवाल ये पूछा है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, जो इसकी तीव्रता है या शक्ति है, ये किस बात पर निर्भर करती है। तो यहाँ देखो जो परिनालिका है यानी कि जो सोलेनॉइड है, इनमें घुमावों की संख्या पर, जो आप यहाँ पर घुमाव देख रहे हो, ये जितना ज़्यादा होगा संख्या में, ठीक है, ये संख्या में जितना ज़्यादा घुमाव होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये संख्या में जितने ज़्यादा होंगे ना घुमाव, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये सही है। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के मान पर आप करंट का मान बढ़ाओगे, जो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। परिनालिका के कोर को बनाने में उपयोग किए गए पदार्थ के प्रकृति पर, ये जो कोर बनाया गया है यहाँ पर, ये जिसे हम क्रोड बोलते हैं हिंदी में, ये जिस पदार्थ का बना हुआ है उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, स्ट्रेंथ है। सबसे बेस्ट माना जाता है सॉफ्ट आयरन कोर को। अगर सॉफ्ट आयरन कोर है तो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये सही है। तो इनमें से सभी हमारा सही हो जाएगा। तो एक सोलेनॉइड द्वारा या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट द्वारा बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इन सारे बातों पर निर्भर करता है। विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ है तो ये है सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल अगर क्रोड के रूप में किया जाता है तो ये सबसे बढ़िया इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मजबूत मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जब सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन असत्य है, कौन गलत है। मेरास्मस और क्वाशियोरकर बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है, क्या ये सही है। तो ये सही है। मेरास्मस और क्वाशियोरकर बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। विटामिन डी का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। टोकोफेरोल जो है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। पीलिया की स्थिति में रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। बिलीरुबिन जो कि हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है, तो इसकी मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, जिसके कारण जो स्किन है वो पीली पड़ जाती है। तो इसे हम जॉन्डिस बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। विटामिन बी का थाइमीन है। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 का नियासिन है। ये स्टेटमेंट भी सही है। जो हमारा सही उत्तर है वो है बी। जब 8 ग्राम ऑक्सीजन में 3 ग्राम कार्बन जलाया जाता है तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। 50 ग्राम ऑक्सीजन में 3 ग्राम कार्बन जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना द्रव्यमान बनेगा। देखो ये कार्बन है और इसको जलाया गया ऑक्सीजन में, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। बोला यह गया है कि जो कार्बन है ये 3 ग्राम है और इसको जला दिया गया 18 ग्राम ऑक्सीजन में, माफ़ करिएगा 8 ग्राम ऑक्सीजन में, तो यहाँ पर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर बनती है। अब हमसे ये कहा गया है कि अगर हम ऑक्सीजन 50 ग्राम ले लें और कार्बन को जलाएं, इस 3 ग्राम कार्बन को जलाएं, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी बनेगी। देखिए आप भले ही ऑक्सीजन के अमाउंट को बढ़ा दो, लेकिन कार्बन तो आपके पास 3 ही ग्राम है और इस 3 ग्राम को जलाने के लिए 8 ग्राम काफ़ी है। मतलब ये 8 ग्राम ऑक्सीजन में पूरी तरह से कार्बन 3 ग्राम जल जाता है और यहाँ पर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। तो आप चाहे 50 ग्राम ले लो, 100 ग्राम ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, जितना भी लोगे ना उसमें से 8 ग्राम इस 3 ग्राम कार्बन को जला देगी। 8 ग्राम ऑक्सीजन इस 3 ग्राम कार्बन को जला देगी। उसके बाद कार्बन खत्म। जब कार्बन खत्म तो जो रिएक्शन है ये बंद हो जाएगी। ये रिएक्शन जो है, ये अभिक्रिया जो है रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 ग्राम कार्बन था और वो पूरी तरह से जल चुका है। तो जो हम 50 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे, इसमें से 8 ग्राम तो ये ऑक्सीजन जला देगी 3 ग्राम कार्बन को। बाकी के जो 42 ग्राम होंगे ये बच जाएंगे। ये ऑक्सीजन जो है ये बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया बंद हो जाएगी। इसमें से 8 ग्राम जो है ऑक्सीजन 3 ग्राम कार्बन को जला देगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 11 ग्राम ही प्रोड्यूस होगा, क्योंकि 50 में से केवल 8 ग्राम यूज होगा। 3 ग्राम को ऑक्सीजन जलाएगी और 11 ग्राम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? 11 ग्राम। 11 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर उत्पन्न होने वाला है, क्योंकि 50 ग्राम में से केवल 8 ग्राम ही ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा। 42 ग्राम नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन जो है ये बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। 4 पदार्थ है, P है, Q है, R है, S है। सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, अपवर्तनांक दिया गया है। ये सारे अपवर्तनांक दिए गए हैं। किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है?
तो प्रकाश की चाल और जो अपवर्तनांक है इनमें उल्टा रिलेशन है। प्रकाश की चाल जो है ये अधिक होगी उस पदार्थ में जिस पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो सबसे कम है। तो सबसे कम है किसके पास, देखो S के पास है जो कि 1.31 है। तो हमारा आंसर यहाँ पर C हो जाएगा। मान लीजिए यहीं पर सवाल आपसे ये पूछ दे कि सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्शन है, लाइट का जो रिफ्रैक्शन है वो किस में होगा, कौन से पदार्थ में होगा। तो जिस पदार्थ के पास म्यू सबसे ज़्यादा है उस पदार्थ में लाइट का रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा। तब हमारा आंसर ये R हो जाता 1.77 वाला। निम्न में से किस की प्रतिरोधकता सबसे कम है, लोवेस्ट रेजिस्टिविटी हमें बताना है। ये सवाल भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो जो ये प्रतिरोधकता है ये बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे लोएस्ट यहाँ पर मैंगनीन का हो जाएगा। मैंगनीन ये मिश्र धातु है कॉपर का, निकल का और मैंगनीज का। कॉन्स्टेंटन ये मिश्र धातु है कॉपर एंड निकल का। जो क्रोमियम है ये मिश्र धातु है क्रोमियम का, निकल का, आयरन का एंड मैंगनीज का। जो जर्मेनियम है ये सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु का द्रव्यमान क्या है। 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणुओं का द्रव्यमान क्या है। ये एल्यूमिनियम है, इसका एटॉमिक मास की अगर हम बात करें, एटॉमिक मास तो ये कितना है 27 है। अगर हम बात करें मोलर मास, ये एक एटम का मास है 27 और ये 1 मोल का मास है, यानी कि 1 मोल एटम का मास है, यानी कि एवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु का द्रव्यमान है। हम इसमें क्या करेंगे, ग्राम लगा देंगे, यानी 1 मोल में 27 ग्राम है। हमारे पास कितना है 4 मोल है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 108 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। किसी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होता है। जो आई लेंस है, हमारे आंखों में जो लेंस है इसके फोकस दूरी में परिवर्तन, आप जानते हो हमारे आंखों के पास, हमारे आंखों में जो लेंस है उसके पास ये क्षमता है कि वो अपने फोकस दूरी को चेंज कर सकता है, जिसे हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं, समंजन क्षमता बोलते हैं। तो किसकी क्रिया से होता है, ये होता है सिलियरी मसल की क्रिया से। जो सिलियरी पेशी होती है यही कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, फैलती है, सिकुड़ती है, जिसके कारण जो लेंस है उसके मोटाई में परिवर्तन आता है, थिकनेस में परिवर्तन आता है, जिसके कारण फोकस दूरी में परिवर्तन आता है। तो ये सिलियरी पेशी के कारण ऐसा होता है। प्यूपिल जो हमारे आंखों में छेद है, होल है, जो एकदम डार्क दिखता है, जिससे होकर के प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश करता है। तो प्यूपिल जो है ये हमारे आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित करती है। रेटिना पे इमेज बनता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आइरिस ये हमारे आंखों का कलर्ड पार्ट है, ये हमारे आंखों का कलर्ड पार्ट है। आइरिस ये पुतली के साइज को कंट्रोल करती है। जब एक कार चालक 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से यात्रा कर रहा है और ब्रेक लगाता है और कार को 5 सेकंड में आराम देता है, यानी कि रोक देता है, तो कार का त्वरण होता है। त्वरण बराबर v माइनस यू बटे में t होता है। जो v है हमारे पास यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद आखिरी में जाकर के कार रुक जाएगी। u हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है, रुकने में टाइम लगा 5 सेकंड का, तो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर। भौतिक मात्रा जो एक बड़ी कार की तुलना में छोटी कार को गति देना आसान बनाती है को किस इकाई में मापा जाता है। वो कौन सी भौतिक राशि है जिसके कारण एक बड़ी कार की तुलना में छोटी कार को गति देना आसान है, और उस भौतिक राशि का मात्रक क्या है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये मीटर पर सेकंड है, गति या वेग बोल दो। किलोग्राम जो कि द्रव्यमान का मात्रक है, यह है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यह है संवेग का एसआई मात्रक, और यह है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यह है न्यूटन बल का एसआई मात्रक। तो हमारा आंसर यहाँ पर किलोग्राम हो जाएगा। जो भारी कार होगी, जो कार एकदम भारी होगी उसको गति देना मुश्किल है, जो हल्की कार होगी उसको हम आसानी से गति दे सकते हैं। तो ये इनर्शिया के कारण होगा, भार के कारण होगा। तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में 97 से 99% ऑक्सीजन का परिवहन इस प्रकार होता है। किस प्रकार होता है यही आपको बताना है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की, तो इस फॉर्म में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 97 से 99% ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद होता है प्लाज्मा में घुल करके, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के फॉर्म में। ये 2 मेन तरीका है हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का। सबसे मेन है
हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके। अगर हम बात करें CO2 के ट्रांसपोर्ट की, तो सबसे ज़्यादा होता है इस फॉर्म में, सॉरी माफ़ करिएगा, इसको काट दो यहाँ पर, सबसे ज़्यादा होता है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। इस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 70% के करीब होता है इस फॉर्म में। दूसरा जो सबसे बड़ा तरीका है कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के, वो है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, इसको सही कर देना हिंदी में, कार्ब हीमोग्लोबिन हो गया, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में। और एक तीसरा तरीका है कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के 3 तरीके हैं, जिसमें सबसे जो मेन है ये है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, उसके बाद है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, और तीसरा तरीका है कार्बोनिक एसिड के रूप में। 5 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल है? 5 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल है? ये है कैल्शियम। इसके 1 मोल में कितना द्रव्यमान है? 1 मोल में 40 ग्राम द्रव्यमान है। तो 40 ग्राम मतलब कि 1 मोल, तो हमें 5 ग्राम में मोल चाहिए, तो 1/40 और गुने में 5, यानी कि 1/8 मोल। 1/8 मोल हो जाएगा 0.125 मोल। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। एक पत्थर एक इमारत से गिरता है और 2.5 सेकंड के बाद जमीन पर पहुंचता है। इमारत कितनी ऊंची है? इमारत कितनी ऊंची है? मान लो ये इमारत है, इसकी ऊंचाई h है। यहाँ से एक पत्थर जो है नीचे की ओर गिरता है। जब भी बोल दे गिरता है तो u बराबर हमारा 0 हो जाएगा। ये ज़मीन है, ज़मीन पर गिरने में टाइम लगता है 2.5 सेकेंड, इतना टाइम लगता है। इमारत कितनी ऊंची है? देखो आपके पास u है, आपके पास t है, आपको चाहिए h चाहिए आपको। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर s = ut प्लस हाफ AT² लगाएंगे। u 0 है तो ये टर्म खत्म, s हमारा यहाँ पर h हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। a के स्थान पर हमें क्या लेना है? a के स्थान पर हमें क्या लेना है? प्लस g लेंगे हम, जब ऊपर से नीचे की ओर वस्तु है, और ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो 9.8 इंटू में t² जो कि है 2.5, तो इंटू में 2.5, इसको सॉल्व करेंगे तो 30.6 मीटर हमारा आंसर आएगा। बी हमारा राइट आंसर। एक पत्थर 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, धरातल पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? फिर मान लो ये 20 मीटर हाइट है, कोई बिल्डिंग ही है, यहाँ से एक पत्थर को गिराया गया है। जैसे बोल दे गिराया गया तो u बराबर 0, ऊपर से नीचे अगर वस्तु आए तो a के स्थान पर हम प्लस g लेंगे, और यहाँ पर हमें लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे दे रखा है। कितना टाइम लगेगा ज़मीन पर आने में? सेम फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे जो हमने पिछले सवाल में लगाया, s = ut प्लस हाफ AT²। u यहाँ पर 0 है तो ये टर्म खत्म, s यहाँ पर 20 है, 20 मीटर, तो हाफ हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। t² टाइम हमें चाहिए, तो यहाँ से t² हमारा हो जाएगा, ये 10 से ये 20 ख़त्म, और ये 2 इंटू में 2 4 हो जाएगा, तो 4, यहाँ से t हमारा आ जाएगा 2 सेकेंड। 2 सेकेंड हमारा राइट आंसर। एक पत्थर 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, ज़मीन से टकराने पर इसकी गति क्या होगी? फिर यहाँ पर मान लो ये कोई बिल्डिंग है, 20 मीटर इसकी ऊंचाई है, यहाँ से एक पत्थर को गिराया गया, तो जैसे बोल दे गिराया गया तो u बराबर हमारा 0 हो जाएगा, a बराबर हमारा यहाँ पर प्लस g हो जाएगा, जो कि हमें लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे पूछा है कि ज़मीन पे जब टकराएगा तो इसकी गति क्या होगी? ज़मीन पर जब ये पत्थर टकराएगा तो इसकी गति क्या होगी? यानी कि हमें v चाहिए, तो v = u प्लस AT। लेकिन हम ये फार्मूला यहाँ पर नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। u तो है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम चाहे तो टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे, v² = u² प्लस 2s, क्योंकि हमारे पास s है। तो यहाँ पर u हमारा 0 हो जाएगा, 2 a का मान यहाँ पर हमें 10 लेना है, और s हमारे पास 20 है, तो यहाँ पर 20 गुने में 20 v² का मान है, तो यहाँ से हमारा v आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये पत्थर ज़मीन पे गिरेगा। 0.2 मोल सोडियम में परमाणुओं की संख्या क्या होगी? तो इस बार हमें दे रखा है सोडियम, इस बार हमें दे रखा है सोडियम। अगर हम इसका 1 मोल लेंगे तो आप जानते हो 1 मोल में एवोगाद्रो संख्या के बराबर 6.022 × 10⁻23 एटम्स होंगे।
लेकिन हमें कितने मोल में चाहिए, 0.2 मोल में ही चाहिए हमें। तो 0.2 से क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यू में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारा वैल्यू यहाँ पर निकल करके आएगा वो 12.044 इंटू 10⁻22 एटम्स। हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। मुझे लगता है ये जो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल है ये अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि कैसे ये सवाल बनते हैं। 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली किसी वस्तु पर 100 न्यूटन का बल लगाया जाता है, दबाव की गणना करें। मतलब ये क्षेत्रफल है, मान लो ये कोई वस्तु है जिसका ये एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, इस पर बल लगाया जाता है, लंबवत बल लगाया जाता है 100 न्यूटन का। तो बताना है कितना दबाव डाला जा रहा है 100 न्यूटन बल द्वारा इस एरिया पे। तो दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल या फिर थ्रस्ट अपॉन एरिया प्रणोत बटे में क्षेत्रफल। तो बल है हमारे पास 100 न्यूटन और एरिया है 2, तो यहाँ से 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल बोलते हैं, तो 50 पास्कल हमारा यहाँ पर सही आंसर। गलत युग्मित चुने, इनकरेक्ट पेयर्ड कौन है इनमें से। प्रोटोजोआ और निडेरिया शरीर का सतह है, प्लेटीहेल्मिन्थस, प्रोटोनेफ्रिडिया, नेमेटोडा, रेनेट कोशिका, एनेलिडा, ग्रीन ग्रंथि। ये समझ में आया ये पेयर किस प्रकार से किया गया है। जीव और उनमें उपस्थित उत्सर्जित संरचना, जो उत्सर्जी अंग है जीवों में, उनके साथ जो है ये पेयर किया गया है। बताना है कौन सा गलत पेयर्ड किया गया है। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर टेबल बना दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिए। पोडीफेरा के जो जीव होते हैं वो बॉडी सरफेस यानी शरीर के सतह द्वारा ही पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। निडेरिया में भी सेम होगा। प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर क्या होगा, प्रोटोनेफ्रिडिया नाम की संरचना होती है, या फिर हो सकता है एग्जाम में फ्लेम सेल्स आ जाए, ये उत्सर्जी संरचना है। नेमेटोडा या फिर एस्क हेल्मिन्थस, रेनेट सेल्स या फिर एच सेल, रेनेट कोशिका या फिर एच कोशिका, ये उत्सर्जी अंग है नेमेटोडा के अंदर। एनिडा के अंदर है नेफ्रिडिया। आर्थ्रोपोडा के अंदर देखो मेल्पिगियन टिब्यूल्स, ये उत्सर्जी संरचना है, उत्सर्जी अंग है। कॉकरोच के केस में पूछ दे तो आपका आंसर मेल्पिगियन टिब्यूल्स होगा। आर्थ्रोपोडा एक बहुत बड़ा फाइलम है, इनफैक्ट पूरे एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा। तरह तरह के इसमें जीव पाए जाते हैं, तो अलग अलग प्रकार की संरचनाएं हैं, उत्सर्जी संरचनाएं हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर। तो एक तो मेल्पिगियन टिब्यूल्स हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर यूरेट सेल्स होते हैं, यूरेट कोशिका, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं। मोलस्का के अंदर रीनल ग्लैंड्स या फिर ऑर्गन ऑफ बोजानस या फिर कैबर्स ग्लैंड, ये एक ही अंग के अलग अलग नाम हैं। तो इनमें से कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इकाइनोडर्मेटा के अंदर एंड वर्टिब्रेट्स के अंदर किडनी, कशेरुकी के अंदर किडनी। तो ये सारे हैं उत्सर्जी अंग जो अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखो प्रोटोजोआ और निडेरिया शरीर का सतह है, तो ये सही है। प्लेटीहेल्मिन्थस के केस में प्रोटोनेफ्रिडिया दे रखा है, देखो प्लेटीहेल्मिन्थस के केस में प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल्स कुछ भी दिया जा सकता है, ये सही है। निमेटोडा के अंदर रेनेट कोशिका है, तो रेनेट कोशिका ये सही है, ये भी सही है। एनिलिडा के अंदर आ जाओ, एनिलिडा के अंदर देखो नेफ्रिडिया होता है, एनिलिडा के अंदर नेफ्रिडिया होता है। ग्रीन ग्लैंड्स दिया हुआ है, ग्रीन ग्लैंड्स ये आर्थ्रोपोडा के अंदर मिलता है, तो ये गलत सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में डूब जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में डूब जाता है, इसको आप हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऊपर से नीचे जब हम आएंगे, नहीं इसमें गलत हो जाएगा। हम पानी की अगर बात करें, H2O की बात करें, तो जो डेंसिटी है ये 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर बोल दो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सीसी। जो लकड़ी है इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, बर्फ का घनत्व भी पानी के घनत्व से कम होता है, कॉर्क का घनत्व भी पानी के घनत्व से कम होता है, मरकरी का घनत्व पानी के घनत्व से बहुत ज़्यादा होता है, तो मरकरी पानी में डूब जाएगा। 500 ग्राम द्रव्यमान के एक ठोस का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। इसका घनत्व 1.5 ग्राम पर सीसी है, तो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमारे पास जो है 500 ग्राम है और वॉल्यूम है 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका हम आयतन निकालेंगे यहाँ पर, तो ये 1.42 ग्राम पर सीसी ये निकल करके आएगा। तो इसका घनत्व 1.5 ग्राम पर सीसी तो नहीं है, तो ये आंसर हमारा नहीं है। इसका आपेक्षिक घनत्व 1.52 हो जाएगा। तो देखो रिलेटिव डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, वस्तु का जो घनत्व होता है, जो आपेक्षिक घनत्व हम लिखते हैं, ये वस्तु का घनत्व और बट्टे में पानी का घनत्व, ये ग्राम पर सीसी में है, तो पानी का घनत्व भी हम ग्राम पर सीसी में लेंगे, जो कि 1 ग्राम पर सीसी होता है।
ये भी ग्राम पर सीसी है, तो ग्राम पर सीसी से ग्राम पर सीसी खत्म, तो ये 1.42 ये इसका अपेक्षित घनत्व है। यहाँ पर 1.52 है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यह पानी में तैरेगा। जो पानी का घनत्व हम लिखते हैं वो 1 ग्राम पर सीसी होता है। तो देखो पानी के घनत्व से ज़्यादा घनत्व इसका, तो ये वस्तु जो है पानी में डूब जाएगा, तैरेगा नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। यह 350 सेंटीमीटर पानी को भी स्थापित करेगा, तो ये सही हो जाएगा हमारा। जब ये वस्तु पानी में डूब जाएगा तो ये पानी को भी स्थापित करेगा। कितना भी स्थापित करेगा? जितना इस वस्तु का वॉल्यूम है, जितना इस वस्तु का आयतन है। तो ये हमारा सही हो जाएगा, डी हमारा सही विकल्प है। 2 किलोग्राम का एक पिंड विराम अवस्था से गिर जाता है। 2 सेकंड के अंत में गिरने के दौरान इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर, ये हम लिखते हैं 12 mv²। हमारे पास देखो द्रव्यमान है 2 किलोग्राम, हमारे पास v² नहीं है, तो हमें v चाहिए। v हम निकालेंगे कब? 2 सेकंड के अंत में। बोला है पिंड जो है विराम अवस्था से गिर जाता है। जब बोले विराम अवस्था से गिर जाता है तो u बराबर 0, वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, तो यहाँ पर a बराबर हमारा प्लस g हो जाएगा, जो कि हमें लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लगाएंगे v = u + at। u हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पर a का मान हमें 10 लेना है और t का मान हमें जो v चाहिए वो 2 सेकंड में चाहिए, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये 20 मीटर पर सेकंड। इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे? यहाँ पर पुट करेंगे, तो हाफ हो जाएगा। ये 2 है, v² है, तो 20 गुने में 20, 2 से 2 ये खत्म हो जाएगा, तो 400 जूल हमारा आंसर होगा। डी हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो ये हमारा सेट नंबर 18 यहाँ पर जा करके समाप्त होता है। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपने 25 में से कितने सवालों का आंसर खुद से निकाला है। ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।